Hello everyone, welcome to online class of physics. Today in this video we are going to continue with our chapter 2 electric potential and capacitance. Last lecture में हमने electric potential due to assembly of charges, electric potential due to a dipole on axial line, on equatorial line as well as on an arbitrary point find out कर लिया था. आज के इस वीडियो में we are going to find electric potential due to continuous charge distribution first of all. Next we are going to do a derivation which will help us to find electric potential due to a uniformly charged spherical shell, outside the shell, on the shell and inside the shell. Then we are going to do some numerical problems. So let's begin our first derivation, that is electric potential due to continuous charge distribution. इस डेरिवेशन को करने जा रहे हैं. अच्छा, ये कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप की होती है? सबको पता है कि तीन तरह की होती है: लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो तीनों के लिए काम करेंगे. यहां पे मैं क्या करता हूं कि सपोज कर लेता हूं दैट I have a continuous charge distribution which is made up of small elements, छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बनी है ये. ठीक है, तो एक ऑरिजिन चूज करता हूं मैं यहां पे. दैट्स एन ऑरिजिन. ऑरिजिन पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे? आर आई डिस्टेंस पे ये इसका पोजीशन वेक्टर है. एक छोटा सा एलिमेंट, हमने कहा ना कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स की बनी हुई है. ये एलिमेंट कोई भी हो सकते हैं. लाइन चार्ज एलिमेंट हो सकता है, सरफेस चार्ज एलिमेंट हो सकता है, वॉल्यूम चार्ज एलिमेंट हो सकता है. तो मैंने यहां पे एक एलिमेंट सपोज कर लिया. लेट्स से कि इस एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज है? लेट्स से इस एलिमेंट के ऊपर dq चार्ज है. इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? ri. और जिस पॉइंट पे ये पड़ा है वो पॉइंट क्या है? q. ध्यान में रखना, स्मॉल dq इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, कैपिटल Q इज अ ज्योमेट्रिकल पॉइंट और कुछ नहीं है. अब इस एलिमेंट की वजह से मैं यहां पे कोई पॉइंट P है जिस पे इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहता हूं. और इस पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है वो मैंने कितना ले लिया? R. तो Q का जो पोटेंशियल मैं P पे फाइंड आउट करना चाहूंगा वो मुझे यहां से मिल जाएगा. तो यहां पे आपको पता है कि Ri वेक्टर क्या है? दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ एलिमेंट. R क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट. तो सबसे पहले मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल निकाल लूं. कहां पे? एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट. किसकी वजह से? dq एलिमेंट की वजह से. अब dq एलिमेंट बहुत स्मॉल है, इसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हो आप. तो कितना होगा वो पोटेंशियल? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. जो एनवायरनमेंट है वो हमने एयर या वैक्यूम लिया है. चार्ज कितना है? dq. अच्छा, कहां पे फाइंड आउट करना है? p पॉइंट पे. q पे चार्ज पड़ा है, q पॉइंट पे dq चार्ज पड़ा है. पोटेंशियल कहां पे फाइंड आउट करना है? p पॉइंट पे. तो ये डिस्टेंस चाहिए आपको. ये डिस्टेंस तो एक तरह का वेक्टर है, तो मैं इसको, लेकिन पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी. तो आपको qp वेक्टर का दरअसल यहां पे क्या चाहिए होगा? मॉडुलस चाहिए होगा, मैग्नीट्यूड चाहिए होगा. तो मुझे सबसे पहले इस qp वेक्टर को फाइंड आउट करना होगा. देखो बेटा, O से Q पे जा रहा है वेक्टर, Q से P पे जा रहा है और O से P पे.
Isn't it forming a triangle? अगर ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है तो इस पे ट्राइंगल लॉ अगर मैं लगाऊं, क्या लगाऊं? ट्राइंगल लॉ। कौन सा ट्राइंगल लॉ? जो +1 में सीखा था। क्या कहता है? लाइक वेक्टर्स का जो सम है वो तीसरे अनलाइक वेक्टर के बराबर होगा। तो आर आई वेक्टर प्लस क्यू पी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू थर्ड अनलाइक वेक्टर, वो कौन है? आर वेक्टर। तो यहां से क्यू पी वेक्टर कितना आ गया? आर वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। इसका मॉडुलस चाहिए तो यहां भी मॉडुलस डाल दो और यहां भी मॉडुलस डाल दो। आ गई क्यूपी वेक्टर की वैल्यू आपके पास। ठीक है, इस क्यूपी वेक्टर की वैल्यू को यहां क्या कर देंगे? सब्स्टिट्यूट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाय मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। ठीक है, ये तो आ गया थोड़ा सा पोटेंशियल, स्मॉल पोटेंशियल। अगर टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो तो क्या करना होगा? ये तो आपको अभी पता ही है। सारी की सारी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जो नेट इफेक्ट चाहिए आपको टोटल पोटेंशियल का, वो आप सारे हिस्सों को ऐसे डीवी डीवी डीवी, कितने एलिमेंट से आएगा पोटेंशियल? बहुत सारे एलिमेंट से। हमने कहा मेड अप ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स, काफी सारे, मेड अप ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स, गिनती काफी ज्यादा है उनकी। तो एक एलिमेंट का फाइंड आउट कर लिया, सभी का फाइंड आउट करने के लिए ऐड कर देंगे उनको। तो अभी जब मैं इंटीग्रेशन में डीवी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाय आर वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर का मॉडुलस। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और अंदर क्या बचेगा मेरे पास? डी क्यू बाय आर वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। ये आपका एक जर्नल एक्सप्रेशन आ गया। अब इस जर्नल एक्सप्रेशन को यूज करके आप इसी डेरिवेशन को, अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो उसके लिए कर दो, वॉल्यूम के लिए पूछा गया वॉल्यूम के लिए, सरफेस के लिए पूछा गया सरफेस के लिए कर दो। मैं आपको करके दिखाता हूं ये कितना सिंपल है। तो क्या करेंगे हम यहां पे? अगर तो हमें करना है ये, इसके लिए लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहला केस ले रहा हूं। अगर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करना है तो क्या होगा? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या डिफाइन करते होते हैं? लैम्डा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज कितना सा लिया? डी क्यू सा। लेंथ कितनी होगी? डीएल। तो लैम्डा की वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी? डी क्यू बाई डीएल। और यहां से डी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? लैम्डा डीएल। तो बस कुछ नहीं करना, इस वैल्यू को आपको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना। तो आपके पास आंसर आएगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी क्यू की जगह पे क्या पुट करेंगे? लैम्डा डीएल अपॉन आर वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन किसके लिए? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो मैं सबस्क्रिप्ट यहां पे L डाल देता हूं ताकि इसको डिफरेंशिएट कर सकूं बाकियों से। इसी तरह से सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम करेंगे। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए होती है? 2 डायमेंशनल सरफेस के लिए जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ हो। तो इसमें सिग्मा डिफाइन करते होते हैं हम। सिग्मा कैसे डिफाइन करते हैं? स्मॉल चार्ज ओवर स्मॉल एरिया डी क्यू बाई डी एस। तो यहां से डी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? डी क्यू की वैल्यू यहां से आएगी सिग्मा डी एस। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में फिर से सब्स्टिट्यूट कर दो। इसी में मैंने कहा था ना ये जर्नल इक्वेशन है, इससे तीनों निकल आएंगी। तो V क्या आएगा? क्योंकि सरफेस के लिए कर रहे हैं तो सब्स्क्रिप्ट S यूज कर लेता हूं। तो यहां बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ds बाई आर वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर।
ये आ गया सरफेस के लिए। इसी तरह से सिमिलरली करके अगर मैं वॉल्यूम चार्ज के लिए निकालूं तब मेरा रिजल्ट यहां पे क्या होगा। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफाइन करते हैं हम, रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वो कितनी आती है, वो होती है dq/dv। यहां पे ध्यान रखना ये जो dv था ये पोटेंशियल था, लेकिन यहां पे ये जो dv है ये वॉल्यूम है। ऐसा करते हैं, इसको ये ऐसे वाला v डाल देते हैं छोटा, ठीक है। तो यहां पे वॉल्यूम के लिए क्या आएगा, इट विल बी, स्मॉल v डाल लो यहां सब्सक्रिप्ट में भी, इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां आ जाएगा रो dv बाय r वेक्टर माइनस r I वेक्टर, राइट। ये किसके लिए आ गया, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अभी क्योंकि एलिमेंट जो होता है 3 डायमेंशनल, उसमें लेंथ भी होती है, उसमें सरफेस एरिया भी होता है, उसमें बल्क भी होता है। तो टोटल पोटेंशियल जो आप फाइंड आउट करोगे, नेट पोटेंशियल, वो तीनों का क्या होगा, वो तीनों का सम होगा। तो इन तीनों इक्वेशंस को जब आप ऐड करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका कॉमन आ गया। ब्रैकेट के अंदर बस आपका पहले क्या आ जाएगा, लैम्डा dl बाय r वेक्टर माइनस r I वेक्टर का मॉडुलस। फिर इसी तरह से इधर आ जाएगी सिग्मा ds वाली टर्म, और नीचे वही r वेक्टर माइनस r I वेक्टर, प्लस फिर आ जाएगी आपकी रो dv वाली टर्म, और नीचे वही r वेक्टर माइनस r I वेक्टर। तो इस तरह से आप टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हो। इट इज अ वेरी सिंपल डेरिवेशन। अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हैं तो ये आपको करने में मुश्किल नहीं आएगी, राइट। होप इट इज क्लियर। ट्रायंगल लॉ बस ये याद कर लेना, +1 का रिमाइंड कर लेना अपने दिमाग में, आपने अच्छे से इसको यूज किया हुआ है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट डेरिवेशन। अभी हमें दिया है एक शेल, गॉस थ्योरम में भी काम किया था इसके ऊपर। शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था, कहां कहां पे, आउटसाइड, ऑन द सरफेस, इनसाइड। सबसे स्ट्राइकिंग पॉइंट, सबसे मेमोरेबल पॉइंट कौन सा था, इनसाइड द शेल। क्योंकि इनसाइड द शेल कोई चार्ज नहीं होता, तो वहां पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, लेकिन यहां पे वो चीज थोड़ा बदल जाएगी। उसकी एक्सप्लेनेशन फर्दर हम जब आगे पढ़ेंगे तब करेंगे। चलो, तो नेक्स्ट डेरिवेशन इज electric potential due to uniformly charged spherical thin shell। शेल का मतलब है जो अंदर से क्या हो, खोखला हो, ठीक है। तो यहां पे क्या करता हूं मैं, एक शेल बना लेता हूं यहां पे, दैट्स अ शेल। इस शेल के ऊपर लेट्स से कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है इस शेल के ऊपर, ठीक है। ये O इसका क्या है, सेंटर, और ये R इसका क्या है, कैपिटल R, इसका रेडियस। अब सबसे पहला काम जो मुझे करना है वो करना है कि इसको Q चार्ज दे दिया, R रेडियस दे दिया, तो इसके लिए पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो मैं 3 केस डिस्कस करूंगा। केस 1, यहां पे एक पॉइंट P सपोज कर लेते हैं। पॉइंट P क्या है, इज पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहां पे हम काम करना चाहते हैं। इस बात को हम ध्यान में रखें। चलो, तो पहले P पॉइंट मैं कहां ले लेता हूं, वेल आउटसाइड, बाहर ले लेता हूं P पॉइंट। लेट्स से कि जो P पॉइंट है ये कितना दूर है, O से R डिस्टेंस दूर है। सो O से P की दूरी R है। केस 1, व्हेन P लाइज आउटसाइड द शेल।
अब हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर लिया था कि जब पॉइंट पी आउटसाइड लाई करता है तो जो शेल है वो किसकी तरह बिहेव करता है, पॉइंट चार्ज की तरह, बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। जब शेल पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा तो इसका मतलब उसका पोटेंशियल भी पॉइंट चार्ज के जैसा होगा। कितना चार्ज है उस पे, Q पूरे शेल पे, और किस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, P से, तो O से मेजर करते हैं डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r। तो आउटसाइड के लिए तो हमारे पास ये सिंपल एक्सप्रेशन यहां पे हो गया, बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है। केस 2 पे चलते हैं। P lies on the surface of shell। अगर यही P पॉइंट को उठा के मैं ऑन द सरफेस ले तो ये R कम होके कितना हो जाएगा, इस R के इक्वल। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि स्मॉल r मेरा कैपिटल R के इक्वल हो गया। तो वही मेरा ऑन द सरफेस वाला एक्सप्रेशन क्या आएगा, यहां पे स्मॉल r की बजाय क्या कर दो, कैपिटल R कर दो, Q बाय कैपिटल R। ठीक है। अभी आ जाता है क्वेश्चन कि जब P पॉइंट है वो इनसाइड लाई कर रहा हो। केस 3, when P lies inside। अब यहां पे एक चीज जो है आपको फिलहाल इस लेक्चर के लिए याद रखनी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको भी जस्टिफाई करेंगे। इफ P lies inside, the electric potential inside shell, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता था लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द शेल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो आपका अगला सवाल हो सकता है कि सर कितना, वो तो हम समझ गए कि कांस्टेंट है, वैल्यू नहीं चेंज कर रही। इस शेल में मैं कहीं भी रहूं, एनीवेयर, कहीं भी इस शेल के जब तक अंदर हूं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सब जगह पे क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन कितना है, इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस। जितना सरफेस पे होता है उतना ही अंदर होता है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब इनसाइड पोटेंशियल इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय ऑन द सरफेस कितना था, कैपिटल R। तो एक क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कोई एक ऐसा पॉइंट सुजेस्ट करो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो पर पोटेंशियल ना हो, वो थी इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। कल हमने प्रूव किया है इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल पे फील्ड तो होता है बट पोटेंशियल नहीं होता। यहां पे उसका वाइस वर्सा हो गया, इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होता है, जीरो, बट पोटेंशियल कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, दैट इज कांस्टेंट। तो ये दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अभी इसी टाइप का एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम यहां पे। ठीक है, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है, एक हमारे पास यहां पे मेटालिक शेल है, मैं बस हाइलाइट्स लिख देता हूं स्टेटमेंट की, जिसको हमने कितना चार्ज दिया, जिसको हमने चार्ज दिया है 24 माइक्रोकूलम का। ठीक है, और इसका रेडियस हमें गिवन है, द रेडियस इज 0.2 मीटर। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऑफ कोर्स क्योंकि वही टॉपिक चल रहा है। कहां कहां पे फाइंड आउट करना है, एक तो ऑन द सरफेस, दूसरा फाइंड आउट करना है एट ए डिस्टेंस कितना, 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ शेल। चलो करते हैं इसको। तो सॉल्यूशन में गिवन लिखते हैं, Q कितना है, इट इज 24 माइक्रोकूलम। सबसे पहले माइक्रो को कन्वर्ट कर लें,
माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻�6 कूलम। रेडियस हमें ऑलरेडी एसआई सिस्टम में दिया है 0.2 मीटर, ठीक है। रेडियस को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अच्छा, तो ऑन द सरफेस वाला फॉर्मूला क्या था? 1/4πε0 Q/r। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहां पे। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, चार्ज की वैल्यू 24 × 10⁻⁻6 और रेडियस कितना है 0.2 मीटर। तो इस कैलकुलेशन को जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर 1.08 × 10⁻⁶ वोल्ट। इतना पोटेंशियल है उसकी सरफेस पे, राइट। तो इसके बाद क्या होगा कि सरफेस पे तो पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया हमने, इनसाइड अभी देखना है, क्योंकि ये कितने डिस्टेंस पे फाइंड आउट करने को कह रहा है 0.1 सेंटीमीटर। अगर किसी स्फीयर का रेडियस 0.2 मीटर है, 0.2 मीटर का मतलब हो गया यहाँ पे ये हो गया आपका 20 सेंटीमीटर, और आपको कितने सेंटीमीटर पे फाइंड आउट करने के लिए कहा गया 0.1 सेंटीमीटर के लिए। तो ऑफ कोर्स ये पॉइंट कहां लाई करेगा? इनसाइड द स्फीयर। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले कॉन्सेप्ट से आप कंफ्यूज मत हो जाना कि पोटेंशियल इनसाइड जीरो है। हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और कितना होता है? जितना सरफेस पे होता है। तो सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, इट इज सेम एज प्रीवियस, जितना सरफेस पे था, ठीक है। तो ये पॉइंट कई बार आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से कंफ्यूज कर दो तो यहां पे आंसर जीरो लिखा होगे, दैट विल बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग। इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही होता है जितना ऑन द शेल होता है। दिस इज द की पॉइंट व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। The next problem that we have to do is very simple. We have 27 drops of a liquid, right? और उन 27 drops का जो साइज है वो सेम है, और उसके बाद क्या है कि उन ड्रॉप्स को, इंडिविजुअल ड्रॉप्स को 220 वोल्ट का पोटेंशियल दिया गया है। उसके बाद क्या किया, उन ड्रॉप्स ने एक दूसरे को ज्वाइन कर लिया, दे फॉर्म ए बिगर ड्रॉप। जब उन्होंने बिगर ड्रॉप फॉर्म की तो उस बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा, ये हमसे यहां पे पूछा गया है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि क्या हमें कोई और चीज गिवन है, कोई रेडियस, कुछ और। ड्रॉप किस शेप की लेके चलते हम? स्फेरिकल शेप की। तो एक तो है हमारे पास स्मॉल ड्रॉप्स, एक है हमारे पास लार्ज ड्रॉप, ठीक है। यहां पे ड्रॉप्स हैं काफी सारी, यहां पे एक सिंगल ड्रॉप है। तो स्मॉल आर मान लेते हैं इसका रेडियस, और स्मॉल क्यू मान लेते हैं इस पे क्या है, चार्ज। कैपिटल आर इसका मान लेते हैं बिगर ड्रॉप का रेडियस, और कैपिटल क्यू इसका मान लेते हैं चार्ज, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये देखना चाहते हैं कि जब 27 ड्रॉप्स मिलके एक बिगर ड्रॉप बनाएंगी तो बिगर ड्रॉप का रेडियस क्या होगा इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। तो जब वो 27 ड्रॉप्स मिलेंगी तो क्या चीज कांस्टेंट रहनी चाहिए? द अमाउंट ऑफ लिक्विड, दैट मींस वॉल्यूम। तो हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू 27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। ये होना चाहिए ना, 27 स्मॉलर ड्रॉप्स मिलके बिगर ड्रॉप बना रही हैं। तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू 27 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। सब चीजें कैंसिल हो जाएंगी, आर का क्यूब है यहाँ पे 27 को भी क्यूब के अंदर लेके जाता हूं मैं, तो दिस विल बिकम 3r क्यूब। जब कैंसिल करूंगा तो बिगर ड्रॉप का जो रेडियस होगा वो स्मॉलर ड्रॉप के रेडियस से 3 गुना ज्यादा होगा। पहली बात तो आप यहाँ पे ये समझ लो। दूसरी बात जो आपको यहाँ पे समझनी है वो ये है कि जब स्मॉलर ड्रॉप की बात कर रहे हैं तो एक ड्रॉप पे अगर चार्ज Q है तो कितना पोटेंशियल हो गया यहाँ, ठीक है। कितना पोटेंशियल हो गया? ये हो गया हमारे पास 1/4πε0 Q/r। तो
यहां से Q की वैल्यू कितनी आ गई? Q की वैल्यू आएगी V स्मॉल इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r। एम आई राइट? ये दूसरी चीज है मेरे काम की। अच्छा, बड़ी ड्रॉप पे चार्ज कितना है? जब 27 ड्रॉप्स ली हमने, हर एक ड्रॉप के ऊपर हमने चार्ज कितना माना? Q। अब चार्ज क्या है? स्केलर। जब 27 ड्रॉप्स मिली होंगी तो 27 टाइम जो चार्ज इकट्ठा होगा वो बिगर ड्रॉप पे जाएगा सारे का सारा। तो ये 27 इंटू स्मॉल Q होगा, यानी कि 27 इंटू V स्मॉल इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r आ जाएगा। तो स्मॉल कैपिटल Q आ गया, कैपिटल R आ गया। अभी यहां पे हम क्या करेंगे? इस सॉल्यूशन को मैं इधर सॉल्व करता हूं, बाद में इरेज करके इधर ले आएंगे, ठीक है? अच्छा, या फिर ऐसा करते हैं, जो पर्टिकुलर्स हैं उनको लिख लेते हैं, बाकी चीजें मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूं, ठीक है? तो यहाँ पे जो बिगर ड्रॉप है उस पे कितना पोटेंशियल होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिंपल, इनटू बिगर ड्रॉप पे चार्ज कितना है? कैपिटल Q, और बिगर ड्रॉप पे रेडियस कितना है? स्मॉल r। तो यहाँ पे बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैपिटल Q की वैल्यू 27 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू V स्मॉल। V स्मॉल था स्मॉल ड्रॉप पे पोटेंशियल, उसने बता दिया है कि स्मॉल ड्रॉप पे पोटेंशियल कितना है? 220 बाई स्मॉल कैपिटल R की वैल्यू क्या है? 3r। अब कैंसिल करो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल r 3 के टेबल पे इसको कैंसिल किया, 3 9s r। तो जो बिगर ड्रॉप है उस पे जो पोटेंशियल होगा वो स्मॉलर ड्रॉप, ये देखो ये स्मॉल ड्रॉप पे चार्ज था ना, तो अगर मैं एक बार ऐसे भी रख लूं आपको दिखाने के लिए, तो इस पे बिगर ड्रॉप जो है उस पे स्मॉलर ड्रॉप के कंपैरिजन में 9 गुना ज्यादा चार्ज आएगा। अब स्मॉलर ड्रॉप पे कितना था? 220। अगर इसको हम सॉल्व करें 1980 वोल्ट हो जाता है। 27 ड्रॉप्स, हर एक ड्रॉप पे 220 वोल्ट चार्ज था, 220 वोल्ट पोटेंशियल था। जब उनको इकट्ठा किया तो इतना पोटेंशियल हो गया। सिंपल, ठीक है? बात समझ में? अगले पे चलते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है? हमारे पास एक स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, और हर एक साइड कितनी है इसकी? √2 √2 और √2, ठीक है? इन पे यहाँ पे कॉर्नर्स पे चार्ज पड़े हैं। कॉर्नर्स पे चार्ज कितने हैं? लेट्स से यहाँ पे 100 माइक्रोकूलम पड़ा है और यहाँ पे -50 माइक्रोकूलम पड़ा है, ठीक है? हियर वी हैव 20 माइक्रोकूलम और यहाँ पे पड़ा है -60 माइक्रोकूलम। अब इन सभी की वजह से हमें सेंटर पे क्या फाइंड आउट करना है? पोटेंशियल फाइंड आउट करना है सेंटर पे, यहाँ पे किस पॉइंट पे? लेट्स से पॉइंट O पे। तो ये हो गया क्वेश्चन असेंबली ऑफ चार्जेस का। कितने चार्जेस हैं? 4 हैं, तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट चार्ज, अगर इसको फर्स्ट बोलता हूं, इसको सेकंड चार्ज बोलता हूं, इसको थर्ड चार्ज बोलता हूं, इसको फोर्थ चार्ज बोलता हूं, और नाम दे देता हूं इसको A B C D। तो ये डिस्टेंस चाहिए होगा आपको AO प्लस सेकंड चार्ज डिस्टेंस क्या चाहिए होगा? B से O का, सबका O पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। थर्ड पॉइंट पे CO, फोर्थ पॉइंट पे DO। यही किया था ना हमने, समेशन ऑफ QI बाय डिस्टेंस, ठीक है? तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 9 × 10⁹ अच्छा, Q1 Q2 Q3 Q4 सब में माइक्रो 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 है, तो ये माइक्रो तो पहली बार आ जाएगा। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, ठीक है? अच्छा, AO BO CO DO ये क्या है? पूरे डायगोनल का हाफ है। तो पहले पूरा डायगोनल फाइंड आउट कर लो किसी एक बड़ी ट्रायंगल में से। डायगोनल यहाँ पे AC फाइंड आउट कर लेता हूँ मैं, क्या कितना आएगा वो? डायगोनल की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? √2, इसका स्क्वायर कितना होगा? 2। बेस कितना है? √2, इसका स्क्वायर कितना होगा? 2। ये होगा √4 का मतलब पूरा डायगोनल कितना आ गया?
पूरा डायगोनल आ गया हमारे पास 2 मीटर। लेकिन क्या हमें पूरा डायगोनल चाहिए? नहीं, हमें तो आधा डायगोनल चाहिए। आधा डायगोनल कितना हो गया? 1 मीटर। अभी सभी डायगोनल अगर इक्वल साइज के होते हैं तो हाफ ऑफ एवरी डायगोनल विल आल्सो बी इक्वल। उसका मतलब ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो सिंपली यहाँ पे माइक्रो तो आपने बाहर निकाल लिया, 100/1। यहाँ पे आना तो प्लस चाहिए था लेकिन अगला चार्ज माइनस का है तो माइनस 50/1 प्लस अगला चार्ज 20/1। अभी यहाँ आना तो प्लस चाहिए था लेकिन अगला चार्ज माइनस है तो माइनस 60/1। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 में से ये पावर में 3 बचे। इसको देखो, -50 -60 कितने बन गए? -110। और यहाँ पे क्या है? 100 + 20 कितने बन गए? 120। तो 120 - 110 कितना बचा? 10। और 10 की पावर 3 ऑलरेडी थी तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4 वोल्ट। इतने सिंपल न्यूमेरिकल है पोटेंशियल के। रीजन बीइंग स्केलर क्वांटिटी है तो वेक्टर, डायरेक्शन, ये सब उलझने हमसे हट जाती हैं। द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड में पूछा गया है ये एक साथ। यहाँ पे क्या है? हमारे पास एक डायपोल है -q + q से बना। कैसे पता चला? 2 इक्वल और अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस है। कहाँ कहाँ पे पड़े हैं? 0 0 - a, ये z कोऑर्डिनेट है। 0 0 + a, ये भी z कोऑर्डिनेट है। ठीक है। और पहले तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना ली। अच्छा, ये प्लेन को मैं xz प्लेन लूंगा। क्यों? एक तो मेरे पॉइंट z कोऑर्डिनेट है, एक मेरे पॉइंट x कोऑर्डिनेट है। y कोऑर्डिनेट की मुझे जरूरत ही नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया मेरा x कोऑर्डिनेट और इसको बोल देता हूं मैं z कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है। तो डायपोल पड़ा मेरा z एक्सिस पे। ये पॉइंट हो गया 0 0 + a का और नीचे हो गया 0 0 - a। तो यहां पे डायपोल पड़ा है +q -q चार्ज इस पॉइंट पे। ये हो गया डायपोल। दिस इज डायपोल। ये देख रहे हो आप? अभी आपको क्या करना है? इस डायपोल के चलते कोई ना कोई पोटेंशियल होगा। ठीक है। आपको एक चार्ज मूव करवाना है। कहां से? 700 से -300। ये रहा आपका 700। कहां पे मूव करवाना है? आपको मूव करवाना है -300। मेरे को एक बात बताओ, अगर डायपोल z एक्सिस पे पड़ा है और x एक्सिस बिल्कुल उसके मिडल में से निकल रहा है तो ये कौन सी लाइन हो गई? ये हो गई इसकी इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पे कहीं भी पोटेंशियल क्या होता है? 0। ये तो हमें पता ही है। फिर आपको जो वर्क डन करना होता है किसी चार्ज को मूव करवाने के लिए, वो क्या होता है? पोटेंशियल इनटू चार्ज। चार्ज की पहली बात तो यहाँ पे वैल्यू ही नहीं दे रखी, तो वहीं पे क्लियर हो जाना चाहिए था कि ये न्यूमेरिकल कुछ अनकॉमन सा है। अगर पोटेंशियल 0 है तो चार्ज कितना भी हो वर्क डन क्या रहेगा? 0। क्योंकि हम ऑलरेडी डेरिवेशन में डिस्कस कर चुके थे कि ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए डायपोल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। अगर वहां पे उस लाइन पे पोटेंशियल 0 है तो उस लाइन पे आपको चार्ज को मूव करवाने के लिए कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। दिस इज प्रूव्ड बाय दिस न्यूमेरिकल एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। So this was all about today's lecture. Let's meet in the next video. Till then, take care of yourself. Goodbye.